देखो बच्चों, हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में काम कर रहे हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारी हेल्प करते हैं जब हमारे पास स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड्स होती हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारी तब हेल्प करते हैं जब हमारे पास स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो r पे डिपेंड करता है, रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। उस केस में हम एक्स वाई जेड को नहीं यूज करते क्योंकि उनको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, वो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सच काइंड ऑफ फिजिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, r, थीटा एंड फाई। और हमने तीनों के यूनिट वेक्टर्स भी लास्ट लेक्चर में फाइंड किए थे, r कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप। ये तीनों की डायरेक्शन है। ये सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास कार्टेशियन में तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x, y, z, और उसके ऑपोजिट x, y, z होते हैं, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं i कैप, j कैप एंड k कैप। तो कार्टेशियन में तो आप +1 +2 में बहुत काम करते हो और इनको यूज करते हो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अभी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प ली जाती है। तो लेट अस सी कि अभी हमने इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो आज की क्लास में हमें डी आर वेक्टर, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको एक्सप्रेस करना है इन एक्स वाई जेड में नहीं करना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर को एक्सप्रेस करना है इन आर, थीटा एंड फाई। तो वी विल एक्सप्रेस दिस इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, ओके। पहले बात कर लेते हैं कि अगर एक्स वाई जेड हमारे पास कार्टेशियन है तो उसमें कैसे लिखा जाता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उसमें हमें पता है कि इट इज रिटन एज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, दिस इज डी एक्स, और उसके साथ हम आई कैप लगाते हैं, प्लस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई और डायरेक्शन होती है जे कैप, प्लस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड और डायरेक्शन होती है के कैप। पहले इसको थोड़ा देखते हैं कि ये कैसे लिखा जाता था एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट था, पॉइंट पी। ठीक है, तो इस पॉइंट पी के तीन कोऑर्डिनेट्स थे, एक्स, वाई, जेड। अब ये जो पॉइंट पी है थोड़ा सा ये एक्स के अलोंग आया, लाइक दिस, बाहर की तरफ, तो इसने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया dx। यहाँ पे पार्टिकल था कोई, वो मूव करके लेट अस सपोज x के अलोंग आ गया, तो इसकी डायरेक्शन हम साथ में लिख देते हैं i कैप। तो ये एक वेक्टर बन जाता है dx वेक्टर विच इज इक्वल टू dx i कैप। तो ऐसे हम x के अलोंग आए, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा y के अलोंग चलते हैं, लाइक दिस, ऐसे y के अलोंग चले जाते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो dy लिख दिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और इसकी डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है j कैप से। और लेट अस सपोज जो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का वो z के अलोंग हुआ, लाइक दिस, z ऊपर की तरफ है ना, तो इस तरफ हुआ, तो इसको हम बोल सकते हैं dz और इसकी डायरेक्शन है k कैप। तो हमेशा वेक्टर के केस में उसका मैग्नीट्यूड मतलब dz इज द स्मॉल लेंथ अलोंग z एक्सिस, और साथ में उसकी डायरेक्शन k कैप उसी की डायरेक्शन है, ऐसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कि ये पार्टिकल एक्चुअली p पॉइंट पे था, अब ये तीनों डिस्प्लेसमेंट्स करके यहाँ पे कहीं पे पहुंच गया है, और यहाँ पर जिसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ये है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये 3D में है। तो इस dr वेक्टर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये हम पहले स्क्रीन से बाहर आए हैं, फिर हम y के लॉन्ग गए हैं, फिर ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। ठीक है, तो इन तीनों वेक्टर्स को जोड़ के हमने ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr वेक्टर लिखा जाता है इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ओके। अब जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बच्चों, उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे वो कार्टेशियन में हो चाहे वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हो। हमेशा डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम से डिवाइड कर दें, तो वी विल गेट वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी वेक्टर भी हमारे पास आ जाएगा स्फेरिकल पोलर में। सिमिलरली फिर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा विच विल बी dv वेक्टर बाय dt। ठीक है जी, तो इस तरह से अभी हमें सबसे पहले आज के लेक्चर में dr वेक्टर को एक्सप्रेस करना सीखना है इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब इसके एक्सप्रेशन में ना एक्स वाई जेड नहीं आएगा, अभी इनके एक्सप्रेशन में आएगा r आएगा, और साथ में dr आएगा, d थीटा आएगा, d फाई आएगा, और ये आएंगे कोऑर्डिनेट सारे r थीटा फाई, ये तीनों आ जाएंगे, और डायरेक्शंस भी ये तीनों आएंगे, थीटा कैप फाई कैप।
तो इन सब को मिला जुला के हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करना उसको। तो लेट अस सपोज हियर वी हैव ए पॉइंट P. This is P point having coordinates r, theta and phi. Where is r? R is this position vector of the particle. This is r. Where is theta? Theta is this angle. And phi कहाँ पे है? Phi हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर फेंकेंगे और फिर ये रो एक्सिस होता है हमारा, इस रो एक्सिस का एंगल विद एक्स एक्सिस फाई। अभी लेट अस सपोज कि ये पार्टिकल यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा और डिस्प्लेस होके किसी दूसरे पॉइंट पे जाने वाला है। तो अभी हमने देखना है कि भाई वो जो डिस्प्लेसमेंट है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर, उसको हमें एक्सप्रेस करना है इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में। कैसे करेंगे? लेट अस फर्स्ट कंसीडर कि ये पार्टिकल थीटा की डायरेक्शन में गया। अब थीटा ऐसे होता है ना, परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, तो थीटा की डायरेक्शन में लेट अस कंसीडर ये पहले ऐसे गया। वैसे ओवरऑल ही जा रहा है, लेकिन हम पहले मान लेते हैं, इसको तोड़ तोड़ के स्टडी करेंगे। ये थीटा की डायरेक्शन में गया एंड दिस पॉइंट इज ए पॉइंट। तो ये जो थीटा की डायरेक्शन में गया तो इसने स्मॉल एंगल बनाया नीचे डी थीटा। अब उस एंगल को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं नीचे। देखिए जब ये ए पॉइंट पर आ गया तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा पार्टिकल का, ये बनेगा एंड दिस स्मॉल एंगल इज डी थीटा। ओके, अब क्योंकि ये ऐसे सर्कल है ना, ऐसे सर्कल, तो इस लेंथ, ये जो लेंथ है ओ पी और जो ओ ए है, वो दोनों लेंथ ही आर के बराबर है। मींस ये वाली साइड भी आर है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और ये वाली साइड भी आर है। तो लेट मी राइट हियर ओ पी इज इक्वल टू आर, ओ ए इज इक्वल टू आर, ये हमें पता चल गया। और यहां पर एक स्मॉल एंगल डी थीटा बन गया। ओके, नाउ आई विल एक्सप्रेस दिस पी ए वेक्टर। ये जो पी ए वेक्टर है इसको हम देखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चे हम एक डेफिनेशन लगाएंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। देखिए ये पी ए वेक्टर को अभी हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम एक डेफिनेशन यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये हमारी डेफिनेशन है। एंगल यहाँ पर है बच्चे इस सर्कल का, ये आर्क है और ये एंगल है, तो एंगल इज डी थीटा, एंगल इज डी थीटा, आर्क इज दिस पी ए, जो हम पी ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, दैट इज पी टाइम्स ए। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, मतलब जो पी ए की लेंथ है, पी ए की सिर्फ मैग्नीट्यूड, दैट इज आर टाइम्स डी थीटा। और इसकी डायरेक्शन ऐसे है ना, परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, तो इधर तो हमारे पास थीटा कैप होता है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। तो मींस अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे लाइक दिस पी ए वेक्टर, तो वो बनेगा आर डी थीटा थीटा कैप। तो इसका मतलब है दैट कैन बी रिटन एज आर डी थीटा थीटा कैप। So this is equation number 1 and this is the displacement of particle. Let me write here, this is small displacement of particle in the direction of theta cap keeping r and phi कांस्टेंट। अभी हम ना तो r की डायरेक्शन में गए हैं ऊपर की तरफ, ना ही पीछे की तरफ गए हैं फाई की डायरेक्शन में। हमने सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड किया, पी ए वेक्टर। नाउ लेट अस अज्यूम कि ये पार्टिकल ए पॉइंट से फाई की डायरेक्शन में मूव करा। फाई की डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है कि ये ऐसे पीछे की तरफ गया, ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फाई। इसके परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करेंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फाई, तो इस डायरेक्शन में चला गया एंड दिस पॉइंट इज बी। ठीक है बच्चों, तो अभी ए बी वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में हमारे पास कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमें उसको भी फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए लेट अस ड्रॉ ए पैरेलल वेक्टर। ए बी के पैरेलल हम एक और वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो सेम उतनी ही लेंथ का है, लाइक दिस, एंड दिस पॉइंट इज सी। तो पी सी वेक्टर ए बी वेक्टर एक ही बात है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो नाउ वी वांट टू फाइंड दिस पी सी वेक्टर। तो पी सी वेक्टर को फाइंड करने के लिए लेट अस सी,
तो नाउ कंसिडर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट of particle in the direction of phi, in the direction of phi cap, keeping, इसमें हमने क्या क्या कांस्टेंट रखा, कीपिंग r एंड थीटा, बाकी दोनों कांस्टेंट्स उनको नहीं वेरी किया इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो दैट इज ए बी वेक्टर। तो दिस ए बी वेक्टर इज ऑल्सो इज इक्वल टू पी सी वेक्टर, दोनों में से आप कोई भी फाइंड करें एक ही बात है, ठीक है। चलो लेट अस राइट दिस पी सी वेक्टर, ये हमें अभी एक्सप्रेस करना है। क्या करेंगे इसके लिए, देखो पार्टिकल सी पॉइंट पर पहुंच गया बच्चों, तो अभी हम सी पॉइंट से वैसे ही एक और परपेंडिकुलर फेंकेंगे लाइक दिस ऑन एक्स वाई प्लेन, ये प्रोजेक्शन हो गई, ठीक है। अगर ये पी से सी तक गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला जो पॉइंट है, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज एम, ये पॉइंट भी शिफ्ट होगा क्योंकि अभी प्रोजेक्शन थोड़ी पीछे जाके गिरेगी, तो सेम उसके पैरेलल ये लाइन हमारे पास बन गई, ये वेक्टर, ठीक है। दिस इज एम एन वेक्टर। अब एम एन वेक्टर जो है दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू पी सी, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो आई विल राइट हेयर कि पी सी इज ऑल्सो इक्वल टू एम एन वेक्टर। अभी एम एन वेक्टर फाइंड करेंगे, मीन्स ए बी फाइंड करना है तो पी सी फाइंड कर सकते थे, पी सी इज इक्वल टू एम एन। ओके, अब एम एन के कॉरेस्पॉन्डिंग, एन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो हमारा रो एक्सिस होता है, दिस इज रो एक्सिस, इसने भी अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर ली है। अभी जो नया वाला पॉइंट आया एन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये नया वाला एक्सिस बनेगा, ठीक है, ये नया वाला एक्सिस बनेगा, इसको रो डैश बोल देते हैं, चलो रो डैश बोल देते हैं। नाउ लेट अस सपोज एज दिस एंगल वाज फाई, तो नाउ दिस एंगल इज स्मॉल एंगल डी फाई। जैसे वहां पे हमने डी थीटा बनाया था कि थीटा से डी थीटा हमने डिस्प्लेस कर लिया, ऐसे ही फाई से हम पीछे की तरफ भी चलेंगे डी फाई एंगल से, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया। अब हमें इस एम एन को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ डी फाई, तो ये भी एक्सप्रेस करना बहुत ईजी है। कैसे होगा देखिए, फिर से हम वही डेफिनेशन यूज करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पर आर्क इज इक्वल टू क्या आ रहा था, एंगल इंटू रेडियस, तो सेम वही चीज लिखूंगा मैं यहाँ पर। तो एम एन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज एंगल, इन दिस केस एंगल इज डी फाई इंटू रेडियस, रेडियस इज ओ एम या ओ एन, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं छोटा सा, नीचे लिखता हूं मैं, दोबारा लिखता हूं, जगह कम है, देखो एम एन इज इक्वल टू आर्क है, एम एन इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगल, तो रेडियस इज ओ एम, मैंने ओ एम लिख दिया उसको। ये नीचे वाला आपने देखना, ये नीचे वाला छोटा सा पार्ट जिसमें ये आर्क है, ये रेडियस है ओ एम एंड एंगल इज डी फाई। ओके, तो मुझे इतना पता लग गया कि एम एन इसके बराबर है, कहां से, फ्रॉम एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये डेफिनेशन लगेगी हमेशा। तो लेट मी राइट हेयर कि दिस इज ओ एम टाइम्स डी फाई, और इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन फाई के अलोंग है, क्योंकि हमें पता है ना रो एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारा फाई कैप होता है ऐसे अंदर की तरफ, तो वो सेम डायरेक्शन है। तो ये वाली जो डायरेक्शन है दिस इज ऑफ फाई कैप, तो यहां हम डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर भी साथ में लगाएंगे। अब इस एक्सप्रेशन में हमारा काम है कि हम ओ एम को फाइंड कर लें किसी तरीके से इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई, ठीक है। तो नाउ वी विल फाइंड ओ एम इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई। देखिए ओ एम ये है, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज ओ एम, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो आर हैज टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट इज let me write here. So now we have to find OM कि ये OM लेंथ कितनी है in terms of R थीटा फाई, जो भी उसमें आए, ठीक है, OM को एक्सप्रेस करना है। चलिए तो देखिए ध्यान से, OM एक्चुअली बच्चे इस वेक्टर की प्रोजेक्शन ही है, R वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। ये एंगल थीटा है ना, तो आर का एक कंपोनेंट जेड के अलोंग आ जाएगा हमारे पास, लेट मी चेंज द कलर। तो आर का एक कंपोनेंट जेड के अलोंग जो आ गया दैट इज कॉल्ड आर कॉस थीटा, वो हमें पता है।
और जो दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो इसके अलोंग आएगा, बिकॉज दीज टू आर परपेंडिकुलर, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का ही बन रहा है, तो जो कंपोनेंट इधर आया दैट इज इक्वल टू ओ एम। तो जो ओ एम है बच्चे, इट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इट इज एक्चुअली द साइन कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। इधर चला गया कॉस, इधर चला गया साइन, तो ओ एम आर साइन थीटा है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिख देते हैं पुट इन 2, तो 2 में पुट करके हमारे पास जो एम एन वेक्टर आ गया, ये आई विल से जो ए बी वेक्टर था फाइनली वो किसके बराबर है, दैट इज आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, इक्वेशन नंबर 3। तो अभी हमें ए बी भी मिल गया। जब हम ए से बी तक गए तो ए से बी तक जाने में जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज इक्वल टू ए बी। मतलब अब पार्टिकल पी से स्टार्ट हुआ था, पी से पहले ए पे आया, फिर ए से बी पे गया, अब बी से ये जाने वाला है इन द डायरेक्शन ऑफ आर, आर की डायरेक्शन में अभी ये जाएगा। तो पहले हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर प्लस डी आर बनाएंगे। देखो, तो अभी ये हमारे पास जो फाइनल पोजीशन है पार्टिकल की यहाँ पे, यहाँ से इसने थोड़ा ऊपर जाना है। देखो आर की डायरेक्शन कौन सी है, अगर इस पॉइंट पे बात करें आर की डायरेक्शन तो इट इज दिस डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे बात करें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर, रेडियली आउटवर्ड। अगर हम बी पॉइंट पे बात करें तो बी पॉइंट पे दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर, है ना। अब इस डायरेक्शन में जाना है, तो लेट अस सपोज जो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ आर, एंड this point is P dash, and this small displacement from here to here BP dash जो हमें फाइंड करना है, BP dash, and let us suppose this is small displacement dr and its direction is r cap, ठीक है। तो BP dash सिंपली आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ r के अलोंग ही गया है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम नीचे से ये वाला जो वेक्टर बनाएंगे, ये B से टच करेंगे इसको, दोबारा बनाता हूं। ये वाला जो वेक्टर है बच्चे, यहां से लेके पूरा यहां तक, फाइनल तक, यहां तक तो हमारे पास r था, दिस इज ऑल्सो r, क्योंकि अभी तक हम r को चेंज नहीं कर रहे थे, अभी तक हमने सिर्फ थीटा को चेंज किया और फाई को चेंज किया। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो ग्रीन वाली लेंथ है वो r है, लेकिन r के बाद हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट bp डैश किया विच इज dr। तो ये टोटल वेक्टर जो है दिस बिकम्स r प्लस dr वेक्टर, ये टोटल जो है o से लेके p डैश तक, ठीक है। तो नाउ आई विल राइट की हेयर bp डैश वेक्टर को भी हम लिखेंगे, तो लेट मी राइट हेयर, ठीक है। नाउ लेट अस कंसिडर द डिस्प्लेसमेंट along r वेक्टर कीपिंग, यहां पे हमने थीटा भी नहीं चेंज किया, फाई भी नहीं चेंज किया, उनको कांस्टेंट रख देना, ठीक है जी। then this displacement is called bp dash vector and this is equal to dr इसकी लेंथ होगी, स्मॉल लेंथ से हमने इसको डिस्प्लेस किया, जैसे यहाँ पे d थीटा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था, d फाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था, ऐसे dr है, तो दिस इज dr और साथ में इसकी डायरेक्शन r क्या, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो दिस इज द थर्ड वेक्टर। तो तीनों वेक्टर्स हमें मिल गए। पहला वेक्टर ये है PA, दूसरा AB और तीसरा BP डैश। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या निकला, फाइनल रिजल्ट निकला कि ये पार्टिकल यहां से डिस्प्लेस करके यहां तक फाइनली पहुंच गया। तो ये जो अगर हम वेक्टर बनाएंगे, ये वाला वेक्टर PP dash, this is the final displacement vector of the particle and P dash has coordinates r plus dr comma थीटा प्लस डी थीटा कोमा फाई प्लस डी फाई। तो ये कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन करने हैं कि पी डैश के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट पी पी डैश, जो अभी मैं नेक्स्ट शीट पे लिखूंगा। बट लेट मी कंप्लीट द डायग्राम। फाइनली पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, तीनों डिस्प्लेसमेंट्स हो गए। बाकी ये जो मैंने पी सी बनाया है वो मैंने सिर्फ एम एन को फाइंड करने के लिए बनाया था, और उसका कोई लेना देना नहीं है। पी पी डैश इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट शीट। So here
PP dash vector is the displacement vector which is given as PP dash is equal to, पहले हम P से स्टार्ट हुए थे, B तक आए थे, A तक आए थे, सॉरी, PP dash is equal to PA vector plus AB vector plus BP dash vector. ये कैसे है इक्वेशन? बाय पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है. देखो एक वेक्टर ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, ये तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं. P से लेके A तक आए, A से लेके B तक गए, B से लेके P तक गए, P डैश तक गए. तो जो फाइनल इनका रिजल्टेंट होगा PP डैश, दैट विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन PP डैश. तो PP डैश को अगर आपने एक्सप्रेस करना है तो PA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BP डैश वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा. तो वो मैंने लिख दिया. अब तीनों की वैल्यूज मेरे पास हैं, ये मैं वैल्यूज वहां पे लेके जाता हूं. देखिए PA वेक्टर मैं इनको हाईलाइट करूंगा पहले. तो PA वेक्टर मेरे पास है R d थीटा थीटा कैप. जो हमारे पास AB वेक्टर है, AB वेक्टर दैट इज R साइन थीटा d फाई फाई कैप एंड BP डैश वेक्टर इज दिस. तो तीनों वेक्टर है हमारे पास, इन तीनों को वहां पे पुट कर देंगे एंड वी विल गेट आंसर. PA vector is R d theta theta cap plus AB vector is R d phi sin theta phi cap plus BP dash vector is dr r cap. तो ये हमारे पास आ गया द फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PP डैश, और इट कैन बी रिटन एज dr वेक्टर. दिस इज dr वेक्टर. तो एक और अच्छी फॉर्म में इसको लिख लेते हैं. आर कैप सबसे पहले लिखेंगे डी आर कैप, फिर थीटा कैप लिखेंगे आर डी थीटा थीटा कैप, फिर फाई वाला आर डी फाई, इसको भी ऐसे लिखेंगे, फिर फाई वाला आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप. तो ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हो गई और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स हो गए इन ऑल द थ्री डायरेक्शंस. ये हमेशा यही होते हैं डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग आर कैप इज दिस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग थीटा कैप इज आर डी थीटा एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग फाई कैप इज आर साइन थीटा डी फाई. हमने तीनों को एक्सप्रेस कर लिया. वो जो स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं ना, उन तीनों को हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस कर लिया. अगर सेम एक्सप्रेशन आपको कार्टेशियन में लिखना पड़े, यहां लिखते हैं साइड पे जस्ट फॉर रिकॉलिंग. अगर कार्टेशियन में हम ये सेम एक्सप्रेशन लिखते थे तो कैसे लिखते थे? उस केस में डी आर वेक्टर होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स और एक्स की डायरेक्शन आई कैप प्लस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई और वाई की डायरेक्शन जे कैप एंड देन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड और उसकी डायरेक्शन के कैप. तो तब आप ऐसे लिखते थे डी आर वेक्टर और इसको डिफरेंशिएट करके जस्ट वेलोसिटी बनती थी. अब ये है हमारे पास डी आर वेक्टर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है जी, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस कर लिया. एक और तरीका है इसको करने का, हम उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डिफरेंशिएशन को यूज करके और आर कैप के एक्सप्रेशन को यूज करके इसको सॉल्व किया जा सकता है. तो लेट वी कैन फाइंड above expression by differentiating small displacement position vector r cap. ठीक है, दिस इज एक्चुअली पोजीशन वेक्टर. आर वेक्टर होता है हमारे पास आर टाइम्स आर कैप, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है. तो इसको डिफरेंशिएट करके भी हम निकाल सकते हैं सेम एक्सप्रेशन. देखो कैसे निकलेगा. आर वेक्टर, पहले हम आर वेक्टर लिखेंगे. आर वेक्टर इज, आर वेक्टर को नहीं लिखेंगे, हाँ देखो हमें डी आर वेक्टर फाइंड करना है, मतलब हमें डेरिवेटिव करना है
आर का, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, आर कैप को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर दो फंक्शंस होंगे, एक आर है और दूसरा आर कैप है। बोथ ऑफ दीज आर टू फंक्शंस, दोनों ही टाइम पे डिपेंड कर सकते हैं, दोनों टाइम पे डिपेंड करेंगे, टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए डिफ्रेंशिएट करते टाइम फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वाली डेफिनेशन लगानी है, यूवी फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे, पहले इस पे एक्ट करवाएंगे, डी आर लिख दिया और आर कैप एज इट इज लिख देना, प्लस फिर हमने आर को एज इट इज लिख देना और डेरिवेटिव किसका करना है, आर कैप का। ये एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हमें आर कैप के बारे में पता है कि व्हाट इज आर कैप, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना हमें, ठीक है। डी आर तो पता ही है, आर कैप को सब्स्टिट्यूट करना है। तो व्हाट इज आर कैप, आर कैप इज साइन थीटा cos phi I cap प्लस साइन थीटा साइन phi j cap प्लस cos थीटा k cap। ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है एक्सप्रेशन नंबर 2। इसको जहां जहां आर कैप है वहां वहां पुट करेंगे। एक तो सीधा ही चला जाएगा यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जाएगा। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी आर वेक्टर फाइंड करते हैं। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी आर कैप फाइंड करेंगे, मीन्स ये फाइंड करेंगे। हमें फाइंड करना है डी आर कैप, मतलब हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को। ओके, अब ये जो डेरिवेटिव जब इस पे एक्ट होगा तो यहाँ पर फिर से दो फंक्शन है तो दोनों पे जाएगा। किस तरह से होगा ध्यान से देखेंगे। आई कैप तो कांस्टेंट है, ऐसे लिख दिया। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, पहले मैं साइन थीटा को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और साथ में लगाएंगे डी थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग थीटा, है ना। डेरिवेटिव जब भी इसके अलोंग जाएगा चेन रूल लगेगी, तो चेन रूल लगने का मतलब है कि कॉस थीटा डी थीटा आएगा। और उसके साथ साथ फिर हमें cos फाई को अभी नहीं डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि हम सिर्फ अभी फर्स्ट फंक्शन पर इसको एक्ट करवा रहे हैं। तो ये एक टर्म आ गई मेरे पास। सेकंड टर्म क्या आएगी ध्यान से देखना, प्लस आई कैप दोबारा आएगा। अब हम cos फाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मीन साइन थीटा को ऐसे लिख देंगे, cos फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई लिखेंगे और उसके साथ साथ हम लिखेंगे डी फाई, ना, स्मॉल डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई इज डी फाई। तो इस फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करके, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया, इसको डिफरेंशिएट करके ये दो टर्म्स आएंगी, पहले इसका ध्यान रखना है। अब इसको करेंगे सेकंड वाली टर्म को, प्लस उसमें भी यूवी फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब साइन फाई का कॉस फाई आ गया, साथ में डी फाई आ गया और जे कैप भी आएगा, प्लस अब हम साइन फाई को ऐसे लिख देंगे, साइन फाई का डेरिवेटिव लिखेंगे अभी, तो दैट इज ऑल्सो साइन थीटा का लिखना है, सॉरी साइन फाई मैंने ऐसे लिख दिया। अब साइन थीटा का लिखना है तो कॉस थीटा, साथ में आया डी थीटा जे का। तो ये दो टर्म्स हमारे पास इसको डिफरेंशिएट करने से आई। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, साइन का बन गया कॉस, फाई का बन गया डी फाई, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और साथ में डी थीटा भी लगेगा। लास्ट में तो एक ही फंक्शन है, उसको करना इजी है, तो cos थीटा का डेरिवेटिव सीधा ही हम लिख देंगे माइनस साइन थीटा और साथ में लिखेंगे डी थीटा इंटू के कैप। तो ये एक बड़ी सी इक्वेशन हमारे पास आ गई है ना। अब इसमें ना बच्चे डी थीटा वाली टर्म्स हैं कुछ और कुछ डी फाई वाली टर्म्स हैं, दो ही तरीके की टर्म्स हैं, डी थीटा वाली और डी फाई वाली। तो डी थीटा पहले मैं कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखना कहाँ कहाँ है, लेट मी हाईलाइट। यहाँ है डी थीटा और डी थीटा यहाँ पे है और डी थीटा यहाँ पे है, और डी थीटा को कॉमन लिख लेते हैं, डी थीटा। अंदर क्या बचा, अंदर देखो डी थीटा यहाँ पे था ना, तो एक बचा कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, ये टर्म बची है एक मेरे पास। यहां से क्या बचा, प्लस साइन फाई कॉस थीटा जे कैप, प्लस प्लस की जगह माइनस ही आएगा साइन थीटा के कैप।
तो ये एक मेरे पास टर्म आ गई, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर प्लस। अब d5 वाले भी देखें, d5 वाले हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे। ये है d5 वाली एक टर्म और एक ये है d5 वाली एक टर्म। तो d5 कॉमन लिख लिया, अंदर क्या बचा देखो, यहाँ से बचा माइनस साइन थीटा साइन फाई आई कैप, और यहाँ से बचा प्लस साइन थीटा कॉस फाई जे कैप। यहाँ पे भी कुछ कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है, इसको ऐसे लिखेंगे देखना, डी थीटा। ओके, ये सारी की सारी टर्म ध्यान से देखें, अगर आपको वो एक्सप्रेशन याद है तो थीटा कैप है, तो ये आ गया थीटा कैप। यहाँ से साइन थीटा कॉमन आएगा, साइन थीटा को बाहर लिख लेते हैं, डी फाई साइन थीटा, और ब्रैकेट में रहा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, एंड दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू फाई कैप। ये फाई यूनिट वेक्टर है, therefore dr cap is d theta theta cap plus this is phi cap, so it can be written as d phi sin theta phi cap. अब हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है in the first equation, so let me take it on the next sheet. Okay, now put in equation 1. इक्वेशन 1 थी dr वेक्टर इज इक्वल टू dr r कैप प्लस r dr कैप। तो ये dr कैप हमने जो फाइंड किया इसको यहाँ पुट कर देंगे, dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस d फाई साइन थीटा फाई कैप। तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, dr r कैप प्लस r d थीटा फाई कैप प्लस r साइन थीटा d फाई फाई कैप। तो दिस इज अगेन द सेम वेक्टर dr वेक्टर जो अभी हमने विजुअलाइज किया था कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा। तो इसमें हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकाला इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अभी हमने फाइंड किया द डिस्प्लेसमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज dr r कैप प्लस r d theta theta cap, small displacement along the direction of theta, plus r sin theta d phi phi cap. So this is the small displacement in spherical polar coordinates. Let us write displacement in spherical polar coordinates. Now we will find the velocity vector v vector in spherical polar coordinates। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड करेंगे। देखो बच्चों, वेलोसिटी क्या होती है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr बाय dt। मीन्स ये जो dr का एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है, इसको अगर हम dt से डिवाइड कर दें, dt इज द स्मॉल टाइम इंटरवल, dt इज स्मॉल टाइम इंटरवल। ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें वो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ था, एक पोजीशन P पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट P डैश पे गया। P के कोऑर्डिनेट्स थे r थीटा फाई और P डैश के कोऑर्डिनेट्स थे r प्लस डी आर थीटा प्लस डी थीटा फाई प्लस डी फाई। मतलब छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट हमने तीनों डायरेक्शंस में किया था ये वाला, और ये नए कोऑर्डिनेट्स आए थे। तो ये डिस्प्लेसमेंट मान लो होने में जो टाइम लगा है, दैट टाइम इज dt, स्मॉल टाइम dt में ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ। तो उसकी वेलोसिटी फिर आप ऐसे लिख सकते हो, और इसको अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सारा dr वेक्टर जो है उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा r कैप, और ये dt इसके नीचे भी आ जाएगा, प्लस r d थीटा बाई dt थीटा कैप हो जाएगा, प्लस r साइन थीटा डी फाई के नीचे भी dt आ जाएगा, और उसके साथ आ जाएगा फाई कैप। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर मैं पैरामीटर्स लिख रहा हूं, दे आर द फर्स्ट डेरिवेटिव्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को ऐसे लिखा जाता है r डॉट r कैप। ये डॉट ना अच्छे से लगाना आपने जब भी एग्जाम में काम करना है ना, क्योंकि डॉट नहीं लगा होगा, और अगर मान लो आपने जल्दी जल्दी में छोटा सा डॉट लगा दिया और वो नजर ही नहीं आ रहा, तो उसमें फिर मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ थीटा डॉट आ गया, ठीक है, थीटा बाई डी टी प्लस r साइन थीटा फाई डॉट आ गया फाई कैप।
तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, वेरी सिंपल, जस्ट ये dt से डिवाइड करना था। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड करना है तो वी विल डू अंडर रूट r डॉट स्क्वायर, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर, प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा फाई डॉट, इसका भी स्क्वायर। तो ये जब आप सब कैलकुलेट कर लेंगे, दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोला जाता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती तो इसको स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों वेलोसिटी फाइंड की जाती है। अब थोड़ा सा ये देखें कि इस एक्सप्रेशन का फायदा क्या है। देखो बच्चे, यहाँ पर r की डिफरेंशिएशन आ रही है, और जो r है ना, दैट इज द रेडियल डिस्टेंस एंड इट मे बी द फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि पार्टिकल ऐसे मूव करके वहां तक पहुंचा तो r कैन बी ए फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम मतलब कुछ ऐसा हो सकता है 3t² + 2, ये r हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर थीटा डॉट आ रहा है, तो थीटा डॉट आल्सो, थीटा इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ थीटा भी वेरी कर सकता है जब पार्टिकल मोशन में होगा, तो थीटा भी कोई इसी तरह का फंक्शन हो सकता है, 3t + 2 या एनीथिंग एल्स लाइक दैट। ऐसे ही ये जो फाई डॉट आ रहा है यहाँ पे, तो फाई एक्चुअली कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, और वो कोऑर्डिनेट भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर सकता है, इट कैन ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वो हम ऐसे कर लेते हैं कि भाई वो हो सकता है, लेट अस सपोज 16/t, है ना। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे पास, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिए जा सकते हैं किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, कि किसी पार्टिकल का मोशन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हो रहा है, मतलब स्पेस में हो रहा है, और ये उसके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं जो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ऐसे वेरी कर रहे हैं। कोई भी फंक्शन हो सकता है या मैथमेटिकल फंक्शन। हमें उस पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है, तो आपने जस्ट यहाँ पर r डॉट फाइंड करना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पुट करना है। r फिर ऐसे ही रहेगा, और इस r को आपने इन टर्म्स ऑफ t पुट करना है यहाँ पे। ये जैसे r लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये r किसके बराबर है? 3t² + 2, तो एज इट इज यहाँ पुट हो जाएगा। थीटा डॉट इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पुट करना है। फिर उसके बाद r साइन थीटा, अब r फिर से ऐसे पुट करना पड़ेगा, और साइन थीटा है तो साइन थीटा मतलब ये वाली जो चीज है ये एग्जैक्टली ये सेम है, तो यहाँ आ जाएगा साइन 3t + 2। तो इस तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड सा मैथमेटिकल फंक्शन आपके सामने आएगा जो देखने में बहुत ही अजीब लगेगा, बट अगर हम उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज पुट कर देंगे, जैसे t पुट कर देंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जब ये चीजें पुट कर देंगे तो सॉल्व होके वो सारा कुछ आपको एक वेलोसिटी वेक्टर देगा कि ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। हो सकता है उसमें t आ जाए तो वो टाइम से वेरी कर रही है, और अगर उसमें t नहीं आया तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा, फाई, ऑल आर फंक्शन ऑफ टाइम। So they may be the function of time if particle is moving. If particle is at rest, then they are fixed. फिर वो टाइम से वेरी नहीं करेंगे। तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वेलोसिटी वेक्टर, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन। तो लेट अस फाइंड एक्सेलरेशन। Acceleration of a particle under या in spherical polar coordinates। हाँ जी बच्चों, तो एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट कैन बी फाइंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन dv/dt। मींस वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, ये d/dt लिख दिया मैंने, और वेलोसिटी वेक्टर जो अभी हमने फाइंड किया था मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप प्लस r साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप। तो ये बच्चे एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, बट इसको डिफरेंशिएट करना
थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इसमें तीन तीन टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, दूसरी टर्म ये है और तीसरी ये है। अब अगर मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात करूं तो इसमें ये दोनों चीजें ही फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब आर डॉट और आर कैप बोथ कैन वेरी विद टाइम, मतलब वेरी का मतलब होता है चेंज होना, तो बोथ कैन चेंज विद टाइम। मतलब जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यूवी फॉर्मूला लगा के, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों फंक्शंस, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ तीनों है तो यहाँ तीनों को ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले इन दोनों को कांस्टेंट मान लो, इसको डेरिवेट करो, फिर इसको और इसको कांस्टेंट मानो, इसको डिफरेंशिएट करो और लास्ट में आप तीसरी वाली टर्म को डिफरेंशिएट करो बाकी दोनों को कांस्टेंट मान के। ऐसे ही फिर थर्ड केस में हमारे पास बहुत कुछ आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये एक लंबा एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसमें चारों को ही हमें यूवी की हेल्प से डिफरेंशिएट करना है। तो एक बड़ी सी इक्वेशन आने वाली है, तो मैं चाहता हूं कि आप पेशेंस के साथ बैठें और इसको ध्यान से सुने ताकि आपको समझ आए। तो पहले हम सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आर का हो जाएगा डबल डॉट, एक बार तो डॉट पहले ही लगा हुआ है, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया डबल डॉट। ये यही फायदा है डॉट को यूज करने का, नहीं तो देखो आपको बार बार डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, और जो इक्वेशन है वो और ज्यादा वियर्ड हो जाती है अगर हम डी बाई डी टी यूज करते। तो इसीलिए फिजिस्ट क्या करते हैं, फिजिस्ट थोड़े से लेजी होते हैं तो वो शॉर्टकट्स ढूंढ लेते हैं, ऐसे चीजों को बार बार लिखना उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करते हैं ऐसे अपने लिए एक थोड़े छोटा सा सिंबल बना लेते हैं कि जब मैं ये डॉट लगा दूंगा, देखो कितना लेजीनेस भरी हुई है सिंबल में, सिंपल डॉट लगाना, बस डॉट लगा के पता लग गया डेरिवेटिव। और आने वाली हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि फिजिक्स में सिंबल्स ही सिंबल्स हैं सारे, बट हर किसी सिंबल के पीछे एक बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है, क्योंकि फिजिक्स इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को लिखना पसंद नहीं करते, फिर भी फिजिक्स में इक्वेशंस बहुत बड़ी होती है, तो इन चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं। चलो, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज आर डॉट, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आर डबल डॉट, और फिर आ जाएगा हमारे पास आर कैप, है ना, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, प्लस। अब दूसरे केस में हमने आर डॉट को ऐसे ही लिख देना है, बट डिफरेंशिएट इसको करना है आर कैप को, तो उसको भी मैं ऐसे आर कैप के ऊपर डॉट लगा दूंगा, ये समझना कि ये आर कैप का डेरिवेटिव है। तो दिस इज वन टर्म जो मेरे पास इसको डिफरेंशिएट करके आएगी, प्लस सेकंड टर्म के लिए कलर चेंज करते हैं। देखो इसमें अभी हमें सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को कर देना डिफरेंशिएट, बाकी दोनों को ऐसे ही लिख देना मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे फर्स्ट को ऐसे ही लिखना है, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है और तीसरे वाले को ऐसे ही लिख देना है। फिर उसके बाद मुझे पहले दोनों को एज इट इज लिख देना है और तीसरे वाले को थीटा कैप को डिफरेंशिएट करना है। देखो इस क्वेश्चन को, इस तरह के टॉपिक को करने में आपको बहुत पेशेंस चाहिए। एग्जाम में स्ट्रेस होता है दिमाग पे, जल्दी जल्दी करना होता है सारा कुछ, और ये एक आध डॉट अगर रह जाए ना तो सारा आर्टिकल गलत हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता। तो जब भी ये वाले स्टेप्स करने हैं बहुत पेशेंस के साथ करने हैं, ध्यान से करने हैं बिल्कुल। और प्लस जो लास्ट वाली टर्म है उसको भी हम डिफरेंट कलर से करेंगे, ये अच्छा लग रहा है मुझे, प्लस। देखो अब इसमें हमारे पास 1 2 3 4 चीजें हैं, तो पहले मैं सिर्फ पहले वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, डॉट साइन थीटा ऐसे ही आ गया, फाई डॉट ऐसे ही आ गया और फाई कैप भी ऐसे ही आ गया, प्लस अब मैं दूसरे वाले को करूंगा आर साइन थीटा का डेरिवेटिव हम लगा ही देते हैं, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ गया, लेकिन यहाँ चेन रूल भी लगना है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, तो साइन थीटा को आपने डिफरेंशिएट किया, कॉस थीटा आ गया, बट थीटा इज ऑल्सो वेरिंग विद टाइम, तो एक थीटा डॉट खुद से लगना है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा कि ये जो टिक है ये मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ लगा दिया कि इस पूरे को डिफरेंशिएट करके ये चीज आई है मेरे पास, सिर्फ साइन थीटा को। अब आगे चलते हैं, आर भी डिफरेंशिएट पहले हो गया था, अब मैंने आर एज इट इज लिखा, साइन थीटा को डिफरेंशिएट किया, अब उसके बाद फाई डॉट ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा था, और लास्ट टर्म भी ऐसे ही आ जाएगी। तो दिस इज द सेकंड टर्म, प्लस थर्ड टर्म में अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले दोनों एज इट इज लिखे जाएंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, कर दिया, और ये आ गया फाई कैप, प्लस लास्ट स्टेप में ये तीनों एज इट इज आएंगे, आर साइन थीटा फाई डॉट, लेकिन जो फाई कैप है दैट विल बी डिफरेंशिएटेड। तो ये हमारे पास एक बड़ी सी टर्म बन गई जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें फाइंड करनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं वो चीजें हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको जो हमें अभी फाइंड करनी है, ध्यान से सुनना।
देखो जो r डबल डॉट है वो कुछ नहीं है, r कोऑर्डिनेट आपको दिया जाएगा, आपने उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो r है दैट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल इन द प्रॉब्लम लाइक दिस 3t²। तो r जस्ट से कोऑर्डिनेट है, टाइम पे डिपेंड करेगा, 2 बार डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, आंसर आ जाएगा जी 6। 2 बार डिफरेंशिएट करोगे इसका आंसर 6 आएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है। आर कैप भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है, इसको भी सॉल्व नहीं करना। आर डॉट मतलब इसी को एक बार डिफरेंशिएट करना है। आर कैप डॉट मतलब यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव। तो एक तो आर कैप डॉट हमें फाइंड करना है, ये क्या है? ओहो, ये वाला हाईलाइटर नहीं यूज करते, ये सही नहीं है। चलो मैं ना बादल बनाता हूँ, बादल, ये ठीक है। तो एक हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, आर कैप डॉट को। यहाँ पर आर डॉट थीटा डॉट ऐसे ही डिफरेंशिएट हो जाएंगे, थीटा कैप की भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी ये तीनों टर्म्स हमें पता है, आर हमें गिवन होगा, थीटा डबल डॉट हम उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। अगर मान लो थीटा ये दिया हुआ है 3t³ तो 2 बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पुट कर देंगे। और थीटा कैप भी हमें पता है, थीटा कैप को ऐसे ही रहने देते हैं। इस इक्वेशन में ये वाली जो चीज है थीटा कैप डॉट, इसका डेरिवेटिव अभी तक मेरे पास नहीं है, ये यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव है। थीटा कैप का एक्सप्रेशन हमारे पास है, हमें उसको डिफरेंशिएट करना है। इस एक्सप्रेशन में ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, चारों चीजें पता है। यहाँ पर भी हमें सब कुछ पता है। इस एक्सप्रेशन में भी एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट। आर गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, यहाँ पुट कर दो, फाई डबल डॉट फाई ऐसे कुछ गिवन होगा, मान लो 16/t⁴ ऐसे कुछ गिवन है। आप उसको 2 बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पुट कर सकते हो। फाई कैप ऐसे ही रहने देंगे, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। लेकिन इसमें ये आ रहा है, यहाँ बादल बना देते हैं, ये हमें फाइंड करना है। फाई कैप डॉट मतलब ये 3 चीजें अभी यहाँ पुट करनी है फाइंड करके। लेट अस फाइंड आर कैप डॉट, थीटा कैप डॉट एंड फाई कैप डॉट ऑफ इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले लेट अस राइट आर कैप डॉट। तो आर कैप डॉट इज एक्चुअली डी आर कैप बाय डी टी, इसे हमें फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, आर कैप का जो एक्सप्रेशन है अगर आपको याद हो तो उसमें थीटा भी आता है और उसमें फाई भी आता है। आर कैप के एक्सप्रेशन में दोनों चीजें आती हैं, थीटा एंड फाई, आर नहीं आता उसमें। लेट मी री राइट इट, यहां लिखते हैं साइड पे। We know that R cap is, हाँ जी बता सकता है कोई क्या होता है आर कैप? एनीबॉडी कैन टेल? साइन थीटा कॉस फाई हाँ आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस फाई के कैप, कॉस थीटा के कैप। चलो गुड। किसने बोला था? चारों। दूसरा बच्चा कौन था जो भी बोलने वाला था? सर मीनाक्षी। मीनाक्षी, गुड, दोनों को गुड। चलो ये सुनो, तो ये होता है साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। तो दिस इज योर आर वेक्टर, आर कैप सॉरी यूनिट वेक्टर। अब देखो इसमें थीटा और फाई आ रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, दे कैन वेरी विद टाइम। इसमें आर नहीं आ रहा, मतलब आर कैप इज फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। तो लेट मी राइट हियर, आर कैप इज फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। तो फिर हम उसको डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा या विद रिस्पेक्ट टू फाई कर सकते हैं, बट यहां पे बोला गया है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर हम फिर पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं इस तरह से। हम पहले डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड करेंगे, बट पार्शियली। कैसे? देखो, पार्शियल आर कैप बाय पार्शियल थीटा, दिस सिंबल इज कॉल्ड पार्शियल। इसके बारे में अभी और बताऊंगा। हम ना इस कोर्स में 2 चीजें पढ़ रहे हैं। देखो मैथ्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स मैथ्स वालों के लिए, क्योंकि हम मैथ्स भी स्टडी कर रहे हैं। मैथ्स को कैसे यूज कर सकते हैं टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, वो भी हम सीख रहे हैं, और साथ में हम फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्शियल आर कैप बाय पार्शियल थीटा और डी थीटा बाय डी टी इसके साथ लिखेंगे। मतलब हमने जस्ट डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इस डी आर कैप बाय डी टी को, बट पार्शियल का साइन मत लगाने का मतलब है कि अभी हम इस टर्म में सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, जबकि यहां पर फाई भी है तो फाई के विद रिस्पेक्ट टू भी डिफरेंशिएट करना है। तो फिर ऐसे लिखेंगे,
पार्शियल आर कैप बाय पार्शियल फाई, मतलब सेम फंक्शन को इसको विद रिस्पेक्ट टू फाई भी डिफरेंशिएट करेंगे और उसके साथ लगाएंगे डी फाई बाय डी टी। ये वही चेन रूल है और कुछ नहीं है। ये जो बाद में डी फाई बाय डी टी आ रहा है ये चेन रूल ही है, लेकिन ये जो चीज है ये पार्शियल डेरिवेटिव है। इसका मतलब है इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमें आर कैप को सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है। जब सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस फाई साइन फाई इन टर्म्स को कांस्टेंट मानेंगे। कांस्टेंट के साथ क्या होता है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है, और अगर अकेली पड़ी हो कोई कांस्टेंट टर्म तो उसकी डिफरेंशिएशन जीरो होती है ना। तो ये चीज है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखेंगे, पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो अच्छा बनाते हैं सुंदर सा। ये ऐसे लिख लिया पहले हमने, लेकिन ये चीज मुझे पता है, दिस इज थीटा डॉट प्लस, ये भी ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन ये चीज फाई डॉट है वो मुझे पता है, तो इनकी कोई टेंशन नहीं है। ये तो जैसे ऐसे ही आ जाएंगे थीटा डॉट फाई डॉट, वो तो डिफरेंशिएट करके इन चीजों को वहां आंसर में आ जाएगा। लेकिन ये चीजें अभी हमें फाइंड करनी है, तो इनको फाइंड करना कौन सा टफ है, बहुत इजी है। चलो देखो अब ध्यान से, पार्शियल आर कैप बाय पार्शियल थीटा, ये चीज फाइंड करनी है मुझे। मतलब मुझे इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है। चलो, मतलब कॉस फाई आई कैप कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव हम लगा देंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी कॉस थीटा। कॉस फाई को नहीं छेड़ना क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, वो कांस्टेंट है, उसको तंग नहीं करना, कॉस फाई को बिल्कुल तंग नहीं करना। प्लस दूसरी वाली टर्म देखो, ये है दूसरी टर्म, इसको भी हमें सिर्फ थीटा वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना है, साइन फाई को तंग नहीं करना। तो साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से कॉस थीटा आ जाएगा और साइन फाई एज इट इज रहेगा और जे कैप आएगा, प्लस ये लास्ट कॉस थीटा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा के क्या। तो ये एक चीज मुझे मिल गई, पार्शियल आर कैप बाय पार्शियल थीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड पार्शियल आर कैप बाय पार्शियल फाई, मींस इसको विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएट करना है, तो साइन थीटा को नहीं छेड़ना, कांस्टेंट है, और कॉस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई आएगा और उसके साथ आ जाएगा आई क्या। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू फाई। नेक्स्ट हमें करना है इसको, सेकंड वाली टर्म को, तो अभी फिर साइन थीटा को तंग नहीं करना, साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, और जो हमारे पास साइन फाई है उसका डेरिवेटिव कॉस फाई आ जाएगा और साथ में आएगा जे कैप, और लास्ट वाली टर्म में तो फाई है ही नहीं, है ना, तो ये तो कांस्टेंट है सारी की सारी टर्म, इसमें फाई है ही नहीं, हम तो विद रिस्पेक्ट टू फाई कर रहे थे डिफरेंशिएट, लेकिन फाई तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, लास्ट टर्म का डेरिवेटिव जीरो आएगा। मैच कर लेना इसके साथ, कलर्स मैच कर लेना। चलो, तो ये चीज हो गई। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा अच्छा बना के। ये हमारे पास टर्म बन गई, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर आ रहा है माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, जो कि एक जाना पहचाना एक्सप्रेशन है, हमने देखा हुआ है इसको, और ये हमारे पास फाई कैप है, तो साइन थीटा फाई कैप बन गया। मतलब पार्शियल आर कैप बाय पार्शियल फाई, फाई कैप बन गया। एक चीज ये मिल गई। दूसरी हमें जो फाइंड करी थी उसको भी ले आते हैं यहीं पे, ये दूसरी इक्वेशन थी, इसको भी वहीं पे लेके जाते हैं, फिर इसको भी देखते हैं कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेट अस सी। ये उधर ले जाते हैं, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये भी जाना पहचाना है, इसको भी देखा हुआ हमने पूरे एक्सप्रेशन को, और ये थीटा कैप है और कुछ नहीं है, दिस इज ओनली थीटा कैप, थीटा यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये चीजें हमें मिल गई। इसको भी अलग से लिख लेते हैं कि पार्शियल आर कैप बाय पार्शियल थीटा जो है दैट इज थीटा कैप। इनको बादलों में ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें इस तरह से छुपा के रख लेनी है दिमाग में। चलो, तो ये दोनों अभी आ गई चीजें हमारे पास। अब इनको हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास टर्म थी उसमें पुट करना है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, यहां लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 2। तो ये वही 2 है जो पीछे से उठा के लेके आए हैं। तो आर डॉट कैप इज पार्शियल आर कैप बाय पार्शियल थीटा विच इज थीटा कैप, यहां थीटा कैप आ गया, थीटा डॉट आ गया, प्लस ये चीज है साइन थीटा फाई कैप, तो ये बन गया साइन थीटा फाई कैप
फाई डॉट। तो दिस इज योर आर कैप डॉट। ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन नंबर 3 जो हमें चाहिए वहां पुट करने के लिए, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। तो आर कैप डॉट हमें मिल गया। इसको ऐसे लिखते हैं, ये बिंदी इसके ऊपर लगानी है। So now we will find theta cap dot, that is d theta cap by dt। ये हम फाइंड करना चाहते हैं। थीटा कैप का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमें पता है बच्चों। थीटा कैप होता है cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस cos थीटा साइन फाई जे कैप प्लस की जगह माइनस साइन थीटा के कैप। तो ये हमने लिखा हेयर थीटा कैप इज फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। तो ये दो चीजों का फंक्शन है। देखो थीटा आ रहा है और फाई आ रहा है, बट हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो जो इक्वेशन हमने कल लिखी थी पार्शियल डिफरेंशियल वाली, वही इक्वेशन हम फिर से बनाएंगे। पार्शियल थीटा कैप बाय पार्शियल थीटा, मतलब थीटा से पार्शियल थीटा से मल्टीप्लाई, पार्शियल थीटा से डिवाइड, लाइक दिस। मैंने क्या किया, इस टर्म को डी थीटा से डिवाइड कर दिया, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और डी थीटा बाय डी टी अलग ले गए हम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है ये फंक्शन ही थीटा का है, इसको डिफरेंशिएट ही विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ये फाई का भी फंक्शन है। ये जो थीटा कैप है, देखो इसमें फाई भी आ रहा है, तो इसलिए इसको हम ऐसे भी लिखेंगे। इसमें प्लस करेंगे कि हम इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू फाई भी डिफरेंशिएट करेंगे। फिर अगर विद रिस्पेक्ट टू फाई करोगे तो डी फाई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और डी टी जो है ऑलरेडी वहां पे वो लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना देते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसको अब ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज थीटा डॉट प्लस, तो अभी हमें इस चीज को फाइंड करना है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हम फाइंड कर लेते हैं अभी पहले पार्शियल थीटा कैप बाय पार्शियल थीटा। तो ये वाली टर्म हम पहले फाइंड कर रहे हैं। हाँ जी, कैसे करेंगे? देखो हमें अभी क्या करना है, इस फंक्शन को, इस एक्सप्रेशन को सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है। जो भी फाई वाली टर्म होगी या आई कैप जे कैप के कैप होगा, दे आर कांस्टेंट्स, उनको कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो सबसे पहले cos थीटा है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आ गया, माइनस साइन थीटा, cos फाई एज ए कांस्टेंट, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और आई कैप ऐसे ही लिखा जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गई डिफरेंशिएट। सेकंड टर्म में भी cos थीटा आ रहा है, वो भी माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा हो गया, और माइनस साइन थीटा के साथ ये जो हमारे पास साइन फाई है ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख लेंगे साइन फाई जे कैप। और लास्ट टर्म हमने माइनस साइन थीटा को डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस साइन थीटा इज cos थीटा, दिस इज cos थीटा एंड देन के कैप। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गई। इसमें से माइनस साइन कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा cos फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप माइनस की जगह प्लस cos थीटा के कैप, और ये जाना पहचाना एक्सप्रेशन है, दिस इज आर कैप। तो ये बन गया माइनस आर कैप। तो हमें पता चल गया कि अगर हम थीटा कैप को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास माइनस आर कैप आ जाता है। चलो इसको हम सेव करके रख लेंगे अपनी मेमोरी में। दिस इज योर मेमोरी, दिस इज योर ब्रेन। इसमें हमने इसको सेव कर लिया। ये हम बाद में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। अब इक्वेशन नंबर 4 का जो सेकंड वाली टर्म है वो है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू फाई। यहाँ पर हमारे पास फाई डॉट भी है, इसका भी ध्यान रखना, ये वाली टर्म फाई डॉट थी। ओके, अब ये फाइंड करेंगे, इस चीज को फाइंड करेंगे, मतलब सेम एक्सप्रेशन थीटा कैप को विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएट करना। अभी पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया था, अब विद रिस्पेक्ट टू फाई करना। चलो तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। लेट अस फाइंड पार्शियल थीटा कैप बाय पार्शियल फाई। ठीक है, तो बहुत इजी है। पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे, cos फाई आ रहा है तो वो माइनस साइन फाई बनेगा। तो फर्स्ट टर्म आएगी cos थीटा, माइनस आगे लिख देते हैं
साइन फाई आई कैप। तो cos थीटा, ये वाला cos थीटा एज इट इज आ गया, cos फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई आई कैप प्लस सेकेंड वाली टर्म में हमें साइन फाई को डिफरेंशिएट करना है एंड साइन फाई का डेरिवेटिव इज cos फाई, और ये हो गया जी cos थीटा cos फाई जे कैप, और लास्ट टर्म में हमारे पास थीटा है बच्चों। तो थीटा को, साइन थीटा को जब हम विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ फाई डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, फाई तो है ही नहीं इसमें, हम विद रिस्पेक्ट टू फाई कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये इक्वेशन आ गई। इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो cos थीटा कॉमन लिख लेंगे, ब्रैकेट में ये बचा माइनस तो ब्रैकेट में हमारे पास बचा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस cos फाई जे कैप, और ये एक्सप्रेशन भी हमें पता है कि ये फाई कैप है, दिस इज फाई कैप भी यहां लिख देता हूं मैं। हमने ऑलरेडी यूनिट वेक्टर फाइंड किए हुए हैं, ये तीनों एक्सप्रेशन आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। तो ये फाई कैप हो गया, तो मतलब ये सारी टर्म बन गई cos थीटा फाई कैप, मीन्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई, cos थीटा फाई कैप। आप इसको भी ना मैं यहां लिख लेता हूं, partial theta cap by partial phi is equal to cos theta phi cap। इसको भी बादलों में छुपा देते हैं, ये अपनी मेमोरी में आपने रखना है। हमें ये दो टर्म्स यहाँ पे चाहिए थी, इन दोनों को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो यहाँ एरो लगा देते हैं कि यहां से हमने इस इक्वेशन से ये लिख लिया। नाउ पुट these टर्म्स इन इक्वेशन 4। कौन सी टर्म्स? ये वाली दोनों टर्म्स, इनको इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 4 थीटा कैप डॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस थीटा डॉट आर कैप प्लस फाई डॉट cos थीटा फाई कैप। यू कैन चेक, ये हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 जो हमें चाहिए थी। ओके, नाउ वी विल फाइंड फाई कैप डॉट, ठीक है। तो सॉल्व फाई कैप डॉट, पहले फाई कैप लिख लेते हैं। फाई कैप क्या होता है? फाई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फाई, और ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये माइनस साइन फाई आई कैप प्लस cos फाई जे कैप होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था फाई कैप का एक्सप्रेशन, यू कैन सी फ्रॉम हियर माइनस साइन फाई आई कैप प्लस cos फाई जे कैप, और इसी को हमने यहां भी पुट किया था ना, फाई कैप पुट किया था। ये एक्सप्रेशन सारे याद रखने हैं, तभी हो रहे हैं ये क्वेश्चंस, भूल जाएंगे, बार बार लिखने पड़ते हैं ये सारी डेरिवेशंस। चलिए, तो अभी इसको डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन दिस इज फंक्शन ऑफ फाई ओनली। ये तो फाई का फंक्शन है, हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। मतलब ये जो डी फाई कैप बाय डी टी है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, डी फाई कैप विद रिस्पेक्ट टू डी फाई, और यहां लिखेंगे डी फाई बाय डी टी। हमने डी फाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तो ये चीज तो बन गई जी फाई डॉट, ये वाला पार्ट क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अभी मैं ऐसे लिख लेता हूं, फिर नेक्स्ट स्टेप में करता हूं, देखिए ध्यान से। तो हमें d बाय डी फाई करना है इस एक्सप्रेशन का, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस cos फाई जे कैप, और यहां पे आ जाएगा फाई डॉट। ओके, साइन फाई का डेरिवेटिव cos फाई होता है, तो यहां आ जाएगा माइनस cos फाई आई कैप। cos फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई होता है, तो माइनस साइन फाई जे कैप, और उसके साथ साथ आ गया जी फाई डॉट। ठीक है, यहाँ पर देखो आई कैप जे कैप आ रहा है, पिछले जितने भी एक्सप्रेशन हमने फाइंड किए हैं सब में आर कैप थीटा कैप आ रहा है, तो हमें ये यूनिट वेक्टर्स यहाँ पर चेंज करने हैं, तो वो मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे करने हैं। देखो, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको यहाँ पे सेव रखते हैं और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो चीजें हमने पहले पढ़ी थी। देखो, ये हमारे पास z एक्सिस था,
दिस वाज एक्स एक्सिस, ये एक्स था, ये वाई था, ऐसे था ना, जो हमारे पास मेन डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, दिस इज एक्स। अब ये ओरिजिन होता है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे आर वेक्टर ड्रॉ करते हैं और इसका एंगल थीटा होता है हमारे पास, एंड यहाँ से हम ऐसे परपेंडिकुलर फेंकते थे, और ये वाला जो एक्सिस होता है बच्चे, दैट इज रो, इधर रो कैप होता है, रो कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड दिस एंगल इज 5। तो हम रो कैप को देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसका एक कंपोनेंट जो है वो y के अलोंग चला जाता है और वो होता है हमारे पास क्योंकि फाई इसके साथ बन रहा है ना, तो इधर cos कंपोनेंट आएगा, यहाँ आएगा cos फाई और उसकी डायरेक्शन i कैप, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट इज sin फाई एंड डायरेक्शन j कैप। तो रो कैप हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, cos फाई i कैप प्लस sin फाई j कैप, ये था। अब इसको देखो आप, इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें और अंदर हमारे पास बचेगा cos फाई i कैप प्लस sin फाई j कैप इंटू फाई डॉट, तो ये सारा जो है बच्चे ये रो कैप है, इसको यहाँ पुट करेंगे तो माइनस रो कैप फाई डॉट। अभी हमें इसको इन टर्म्स ऑफ थीटा कैप आर कैप लेके जाना है, उसके लिए देखिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। देखो ये वाला जो प्लेन है हमारा, ये वाला प्लेन, इस प्लेन में रो एक्सिस आ रहा है और जेड एक्सिस आ रहा है, दिस प्लेन वाज कॉल्ड रो ओ जेड प्लेन। इस प्लेन को मैं दोबारा बना रहा हूं नीचे, जेड एक्सिस, रो एक्सिस, एंड देयर इज ए वेक्टर आर वेक्टर जिसका जेड एक्सिस के साथ एंगल है बच्चों थीटा, है ना। तो अभी हमने रो कैप को रिजॉल्व करना है आर कैप के अलोंग, आर कैप के अलोंग एंड थीटा कैप के अलोंग। अब इस आर वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास थीटा का यूनिट वेक्टर आता है, तो यहां पर भी थीटा कैप बनेगा बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर, मींस ये वाला जो प्लेन है, ये एक एक्सिस हो गया आर वेक्टर, एक हो गया थीटा वेक्टर वाला एक्सिस, इसमें ये वाला एंगल थीटा एंगल है, हमें पता है ये एंगल थीटा है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि z का परपेंडिकुलर रो है और r का परपेंडिकुलर थीटा कैप है, इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब हम बच्चों इस प्लेन को देखेंगे, ये वाला जो प्लेन है इसको मैं दोबारा से बना रहा हूं, ध्यान से देखो। इसमें हमारे पास r कैप को इधर बना लेते हैं, r वेक्टर ये ऊपर की तरफ बना लिया, उसके परपेंडिकुलर थीटा है, ये हमने थीटा वेक्टर बना लिया, ये थीटा कैप बना लिया, इसको आर कैप मान लो, डायरेक्शंस ही हैं और कुछ नहीं है, और ये हमारे पास रो कैप है, दिस इज रो कैप एंड दिस एंगल इज थीटा। ये किसमें है एंगल? रो कैप में और थीटा कैप में, रो कैप में और थीटा कैप में एंगल थीटा है। मतलब हम रो कैप को इन टर्म्स ऑफ आर कैप थीटा कैप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो रो कैप का एक कंपोनेंट इस तरफ आ गया, देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर है इसलिए मैंने लिखा 1 cos थीटा और इसकी डायरेक्शन आ गई थीटा कैप। ऐसे ही इसका दूसरा कंपोनेंट यहां से परपेंडिकुलर फेंका, इस तरफ आ गया, मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये जो कंपोनेंट है दिस इज 1 sin थीटा और इसकी डायरेक्शन है r कैप। Therefore, here rho cap can be written as cos theta theta cap plus sin theta r cap। इसको यहां पुट करेंगे तो माइनस cos theta theta cap plus sin theta r cap, ये सारा रो कैप आ गया, और इन दोनों टर्म्स के साथ फाई डॉट, ये वाला फाई डॉट मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से हमें एक्सप्रेस करना होता है। लास्ट जो हमारे एक्सप्रेशंस है ना, उसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं होना चाहिए, उसमें थीटा कैप आर कैप होना चाहिए, ठीक है। सारे यूनिट वेक्टर्स स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले ही चाहिए, क्योंकि हम एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये आ गया फाई कैप डॉट, इसको अभी हम सेव कर लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये सारी इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। So now we have to substitute r cap dot here. Let us substitute r double dot, आप इसको देखते जाओ ऊपर वाली इक्वेशन को, r cap प्लस r dot, और r cap dot की जगह जो हमने फाइंड किया था एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू है थीटा डॉट थीटा कैप प्लस फाई डॉट साइन थीटा फाई कैप, ये इसकी वैल्यू है। इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं इस सारे एक्सप्रेशन को, प्लस
नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसमें हमें बाकी सब कुछ एज इट इज़ ही पुट करना है, जस्ट यहाँ पर थीटा कैप डॉट पुट करना है। तो वो सब कुछ ऐसे लिखा जाएगा फटाफट, इसको लिखने में कोई इशू नहीं है, इसको फटाफट लिख लेंगे हम। और यहाँ ब्रैकेट में थीटा कैप डॉट की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस थीटा डॉट आर कैप प्लस फाई डॉट कॉस थीटा फाई कैप, ब्रैकेट बंद, और ये बड़ी वाली ब्रैकेट, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो भी एज इट इज़ ही रहेगी, सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ फाई कैप डॉट हमें लगाना है। तो वो सारा एक्सप्रेशन ये रहा हमारे पास, देख लो, मैं तुम्हें यहीं पे कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये सारा एज इट इज़ है, लेकिन लास्ट वाला जो फाई डॉट था उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे, और वो फाई डॉट बच्चे हमारे पास आया था माइनस फाई डॉट साइन थीटा आर कैप माइनस फाई डॉट कॉस थीटा थीटा कैप, और इसको भी हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये एक बड़ी सी इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। इजी है, टफ नहीं है, बस थोड़ा देखने में बड़ी सी लग रही है, अजीब सी लग रही है इजी। देखो, इसमें हमें आर कैप वाली टर्म्स को पहले अलग करना है। यहाँ आर कैप आ रहा है, ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, हाँ ये आर कैप मिल गया। आर कैप का कोफिशिएंट अलग करना है, चलते जाओ, यहाँ अभी तक कुछ नहीं है, आर कैप कहीं पर भी नहीं है, हाँ यहाँ आ गया। ये मैंने आर कैप को गोलों में डाल दिया, ठीक है। आर कैप के जो भी कोफिशिएंट है उनको मैं अभी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सारे। देखना, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है आर डबल डॉट, आर डबल डॉट लिख दिया मैंने। उसके बाद मेरे पास आ रहा है यहाँ से माइनस, ये माइनस है ना, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। देखो थीटा डॉट दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये बन गया माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये सेकेंड टर्म बन गई जो आर कैप का कोफिशिएंट है। अब लास्ट वाली टर्म ये यहाँ से आएगी। देखो यहाँ क्या क्या है, आर है, साइन थीटा है 2 बार, उसका स्क्वायर हो जाएगा, फाई डॉट भी 2 बार है, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन है, तो इसको लिखेंगे माइनस आर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सारा कुछ ब्रैकेट में आ जाएगा, और उसके साथ हम आर कैप लगा देंगे। तो मींस आर कैप के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो ये है सारे का सारा, ठीक है। इसको ये वेक्टर लिख देते हैं। सिमिलरली अब हम क्या करने वाले हैं, थीटा डॉट को पकड़ेंगे। थीटा डॉट के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे इकट्ठे करके लिखेंगे। तो अभी हम थीटा डॉट को यहाँ देखते हैं, सॉरी दोबारा सुनो। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, थीटा कैप को पकड़ेंगे। ये आर कैप था, थीटा कैप ये रहा। थीटा कैप के जितने भी कोफिशिएंट हैं वो सब इकट्ठे करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखो मैं पहले हाईलाइट कर दूं, ये आ गया थीटा कैप एक, ठीक है। ऐसे आगे चलते जाओ, यहाँ आ गया, और आगे चलते जाओ, यहाँ भी आ गया। ये तो सारा फाई कैप है, यहाँ भी फाई कैप चल रहा है, फाई कैप चल रहा है, ये रहा लास्ट में, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स आ गई मेरे पास, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इन सबको यहाँ लिखेंगे, देखना बड़े ध्यान से। यहां से आ रहा है आर डॉट थीटा डॉट, आर डॉट थीटा डॉट, ठीक है जी। यहां से भी आ रहा है मेरे पास आर डॉट थीटा डॉट, तो वो 2 टाइम्स हो गया, फिर तो मैं 2 लगा देता हूं यहाँ पे, तो 2 आर डॉट थीटा डॉट हमें मिल गया, प्लस दूसरा कोफिशिएंट आर थीटा के ऊपर 2 बिंदियां डबल डॉट, ये दूसरा कोफिशिएंट मिला। तीसरा ये रहा थीटा कैप, और कहाँ है, ये रहा थीटा कैप ना, उसके बाद ये रहा। इसको देख लेते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या क्या है। देखो ये बाहर वाली सारी टर्म ये अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बनेगा, माइनस साइन आएगा, एक तो माइनस लगा दिया हमने, आर आ जाएगा, आर लगा दिया। फाई डॉट देखो 2 बार आ रहा है, उसका स्क्वायर हो गया। साइन थीटा भी आ रहा है, आप देख सकते हो साइन थीटा है यहाँ पे, ये रहा, और कॉस थीटा भी आ रहा है। तो ये सारा कोफिशिएंट है थीटा कैप का, इसको थीटा कैप कर दो।
लास्ट टर्म प्लस करके हमें अभी फाई कैप वाले सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं। अब फाई कैप वाले सारे कंपोनेंट्स कैसे लिखें उनको भी हाईलाइट कर देते हैं। देखो यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाओ। फाई कैप कहीं आया? हाँ आया, ये रहा, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अभी और आगे चले जाओ, फाई कैप फाई कैप फाई कैप, ये मिल गया मुझे, इसको भी हाईलाइट कर दिया। और आगे चले जाओ, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, अरे कितनी बार आ गया? 5 बार आ गया। तो ये सारा फाई कैप है यहाँ तक। देखते हैं क्या क्या कोफिशिएंट है, ब्रैकेट लगाते हैं। देखो यहाँ पे आर डॉट बाहर पड़ा हुआ है, इस ब्रैकेट के आप देख सकते हो आर डॉट ने मल्टीप्लाई होना है फाई डॉट साइन थीटा के साथ। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा। एक ये टर्म मिल गई मुझे। सेकंड टर्म आगे चलते हैं, ग्रीन वाली लाइन कहाँ है? ये रही। ये इसके साथ आर थीटा डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉस थीटा। तो ये बन गया प्लस आर थीटा डॉट फाई डॉट, देखो दोबारा से देखो, आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये दूसरी टर्म मिल गई। और आगे चलते हैं, ये तीसरी टर्म है, इसमें भी आ रहा है आर फाई डॉट साइन थीटा, मतलब सेम यही आ रहा है आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा। मतलब ये 2 बार आ रही थी टर्म, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, ऐड ही हो जाना, बाद में प्लस साइन है यहाँ पर भी। और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉस थीटा एक बार और आ गया, ये पहले भी लिखा था, एक बार और आ गया, यहाँ भी 2 लगा देते हैं, 2 टाइम्स हो गया। यहाँ तक हो गया हमारा काम। आगे चलते हैं, यहाँ पे अभी हमारे पास है आर साइन थीटा फाई डबल डॉट, है ना। तो लास्ट टर्म है प्लस आर, ये वाली आर साइन थीटा फाई डबल डॉट, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे और फाई क्या। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। इट हैज 3 कंपोनेंट्स, इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, या हम इस पूरी टर्म को लिख देते हैं ए आर वेक्टर। इसको बोला जाएगा रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। उसके बाद प्लस दूसरी वाला ये सारा वेक्टर, इसको लिख देंगे ए थीटा वेक्टर, और तीसरा वाला ये है, इसको लिख देंगे ए फाई वेक्टर। मतलब दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियल डिस्टेंस। जब पार्टिकल ऐसे ओरिजिन से बाहर की तरफ जाता है तो वो एक्सेलरेशन ये वाला है, जब पार्टिकल थीटा के अलोंग जाएगा तो वो एक्सेलरेशन ये वाला है, जब पार्टिकल फाई के अलोंग जाएगा अंदर की तरफ तो वो एक्सेलरेशन ये वाला है। और इन तीनों के एक्सप्रेशंस आपने इंडिविजुअली लर्न करने हैं। इंडिविजुअली लर्न करने का ही फायदा है, क्योंकि बड़ा एक्सप्रेशन लर्न नहीं हो सकता, तो इसलिए आप इन तीनों को लिख लें। ये जो ए आर वेक्टर है दैट इज आर डबल डॉट आर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर फाई डॉट स्क्वायर sin square theta, and its direction is r cap. The theta component of acceleration is 2r dot theta dot plus r theta double dot minus r phi dot square sin theta cos theta थीटा कैप। देखो मैं किस टोन में बोल रहा हूँ ना, जैसे आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसे लर्न करते थे ना जब छोटे से होते थे आप, तो उस टाइम पर भी आप सोचो कि अभी उस टाइम पर आपको ट्विंकल नहीं पता था कौन है, स्टार भी नहीं पता था कौन है, लिटिल कौन है, कुछ नहीं पता था, बट फिर भी आप बार बार जब बोलते थे तो आप याद कर लेते थे उसको, है ना। सेम वैसे ही याद करना है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ऐसे एक रिदम सा बना के फिर याद हो जाएगा। देखना मैं जब आपकी क्लास में था तो मैं ऐसे ही इनको याद करता था, 2-3 बार फिर लिख के देख लो तो फिर भूलती नहीं है ये चीज़ें। देखो यहाँ बनाते हैं एक और कविता, 2r डॉट फाई डॉट साइन थीटा प्लस 2r थीटा डॉट फाई डॉट कॉस थीटा प्लस r साइन थीटा फाई डबल डॉट फाई कैप। बन गई ना कविता। तो ये तीनों कंपोनेंट याद कर लेना, ये डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे ड्राइव करने के लिए। पूरा ऐसे एक्सप्रेशन आएगा। देखो जब एक्सेलरेशन का क्वेश्चन आएगा तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, वो आपने ड्राइव नहीं करना, ना ही डिस्प्लेसमेंट को ड्राइव करना है। लेकिन अगर पूरा बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट से लेके एक्सेलरेशन तक निकालो, तो थोड़े से शॉर्टकट्स भी यूज करने पड़ सकते हैं पेपर में, इतना टाइम नहीं होता उस टाइम पे। तो वो शॉर्टकट्स क्या होते हैं कि डायग्राम बनाओ, जस्ट थोड़ा थोड़ा लिखो, ज्यादा इंग्लिश मत लिखो, जस्ट लिखो कि इन द डायग्राम दिस इज पी ए वेक्टर, पी ए इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ऐसे। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब अगर आपने इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी लिखना है
तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, जस्ट अंडर रूट ये वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो बड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है उसको, हम ऐसे सिंपली लिख लेते हैं उसको कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, means if we want to calculate this thing, then that is given by under root a r square plus a theta square plus a phi square। ये तीनों हम पहले लिख चुके हैं, आपने हर किसी का स्क्वायर करके ऐड करना है और उसका अंडर रूट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारी तीनों चीज़ें फिनिश होती हैं। डिस्प्लेसमेंट भी हमने फाइंड कर लिया, वेलोसिटी भी हमने फाइंड कर ली और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, तो यहाँ हम आज का लेक्चर फिनिश करेंगे।